गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है यूजीसी नेट के लिए आप लोगों का जो हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूँ, हिंदी साहित्य का जो आपका सिलेबस है टोटल 10 यूनिट में बटा हुआ है। पहली यूनिट में कुछ जो है व्याकरण के टॉपिक दिए हुए हैं और वहीं पर जो है आपका राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोलियां वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, आपकी फर्स्ट यूनिट है हिंदी की संवैधानिक स्थिति। यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब हिंदी की संवैधानिक स्थिति जब हम पढ़ेंगे तो यहीं पर जो है आप लोगों से राजभाषा, राष्ट्रभाषा ये भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है आप ये भी पढ़ेंगे कि राजभाषा को जो है दर्जा कब मिला, कितने से कौन कौन से अनुच्छेद, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों से यहाँ से हर बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो व्याकरण से जो है 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, कभी कभी 4-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ज़्यादा जो है व्याकरण आप लोगों के यूजीसी नेट में जो है ज़्यादा व्याकरण नहीं पूछा जाता है। बस कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी जो है 4-5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो आपका फर्स्ट यूनिट में ही राजभाषा, राष्ट्रभाषा है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और जो आपका बोलियां वगैरह है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? हिंदी की संवैधानिक स्थिति। अब हिंदी की संवैधानिक स्थिति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि आप लोगों से क्या पूछा जाता है? राजभाषा और क्या पूछा जाता है? राष्ट्रभाषा। अब यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको अंतर समझना है। राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। हमारी जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है, जिसकी जो लिपि है देवनागरी है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो कि आज की ही क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है, ठीक है। राजभाषा हमारी हिंदी है और राष्ट्रभाषा देखिए किसको कहा जाता है? कोई भी भाषा जो ज्यादा लोगों के द्वारा जो है बोली जाए, जिस भाषा का प्रयोग ज्यादा लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाए, वो क्या कहलाता है? वही जो है आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हिंदी तो हमारी सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिंदी जो है, जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर, जैसे आप लोग साउथ में चले जाएंगे ना, तो साउथ में जो है हिंदी को समझने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा जो है ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग हिंदी को बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बिल्कुल जो है सभी लोग हिंदी को बोल सके, समझ सके, है ना। काफी सारी जगह पर जो है ऐसा होता है। लेकिन राष्ट्रभाषा में जैसे आपका अंग्रेजी हो गया, ठीक है, जैसे आपका अंग्रेजी हो गया, तो ये आपका क्या है? ये आपका राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो अंग्रेजी को बोलने समझने वाले लोग मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे आप लोगों में से भले ही जो है अंग्रेजी बहुत ज्यादा नहीं हम लोग बोल पाते हैं, है ना, लेकिन होता क्या है कि कोई भी अगर कुछ भी कह रहा है तो हम उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। तो राष्ट्रभाषा किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएंगे, हिंदी को बोलने समझने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है हमारे देश में ही कुछ राज्यों में जो है हिंदी बोली जाती है। 14 जो है आपके ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और कुछ जो है आपके राज्य हैं जैसे साउथ में ही चले जाते हैं आप लोग, तो वहाँ पर जो है हिंदी को बोलने समझने वाले लोग जो है कम मिलेंगे, है ना। तो इसी वजह से हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है और जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। लिपियां वगैरह भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, देवनागरी लिपि,
ठीक है। और राष्ट्रभाषा को भी समझना है। राष्ट्रभाषा आपका क्या है कि जिस भाषा का प्रयोग ज्यादातर लोगों के द्वारा जो है किया जाए, या फिर जो है जो भाषा ज्यादातर क्षेत्रों में बोली जाए। अंग्रेजी जो है हमारे यहाँ पर भी बोलने समझने वाले लोग अंग्रेजी में मिल जाएंगे, और अगर हम बाहर जाते हैं तो भी जो है अंग्रेजी को बोलने समझने वाले लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से अंग्रेजी को हम क्या कहेंगे, अंग्रेजी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी जो है क्या दिए गए हैं, उपबंध दिए गए हैं, राजभाषा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। आज की क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस चीज का जो है आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है। तो संविधान के भाग कौन कौन से, 5, 6 और 17 में राजभाषा के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। भाग 17 का जो शीर्षक है राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर के जो है 351 तक के अंतर्गत जो है समाहित है। मतलब वही मैंने आपको बताया कि राजभाषा के संबंध में अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। यह जो है मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 और अनुच्छेद 210 जिसमें जो है संसद एवं विधान मंडलों की भाषा संबंधी जो है विवरण दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो भाग है संविधान का भाग 5, 6 और 17, इसमें जो है राजभाषा के संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, और भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक के अंतर्गत जो है राजभाषा के बारे में जो है 4 अध्याय समाहित है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगला यहाँ पर आपका आता है अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 और क्लॉज 2। अनुच्छेद 120 और क्लॉज 1 क्लॉज 2, इसमें क्या कहा गया है, राजभाषा के संबंध में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 120 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 में कहा गया है कि संसद में कार्य जो है हिंदी में या फिर जो है अंग्रेजी में किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है, मान लीजिए कि आप जो है संसद में जो है कोई कार्य करने में या फिर कार्य हिंदी में या फिर जो है अंग्रेजी में किया जाएगा, ऐसे जो है इसमें बात करी गई है। और इसके अलावा जो है आगे ये भी कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो व्यक्ति कोई भी अपनी बात को अंग्रेजी में जो है कहने में असमर्थ है, तो उसको क्या किया जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर जो है राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में जो है बोलने की अनुमति दे सकता है। हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी में जो है मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अंग्रेजी में अपनी बात कहने के लिए क्या है, असमर्थ है, अंग्रेजी में जो है अपनी बात प्रकट नहीं कर पाता है, तो हमारे लिए एक क्या है, हमारे लिए जो हमारी भाषा है हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है, तो हम हिंदी में जो है अपनी बात क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, अपनी बात को जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 में कहा गया है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 120 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, इसमें ये उपबंध दिए गए हैं कि जब तक संसद विधि के द्वारा जो है अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक जो है इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि की जो है समाप्ति के पश्चात ये अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो जैसे कि जो है अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया जाता है, इस तरीके से जो है ये प्रभावी होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1965 से संसद का जो कार्य है वो केवल हिंदी में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या टाइम समय कितना दिया गया है, संविधान जब से हमारा जो है संविधान लागू होता है तब से 15 वर्षों तक, ठीक है, 15 वर्षों तक है जो हमारा कार्य होगा। 15 वर्षों की समाप्ति के बाद अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा जैसे अंग्रेजी में शब्दों का लोप हो गया है, यानी कि 26 जनवरी 1965 से संसद में जो कार्य होगा वो किस में किया जाएगा, कौन सी भाषा में किया जाएगा, संसद में जो कार्य होगा हमारी जो है मातृभाषा हिंदी में होगा। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है।
इसके बाद जो है अनुच्छेद 210 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 210 में जो है भाषा के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 210 क्लॉज 1 में कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य जो है राज्य की राजभाषा या फिर जो है राजभाषाओं में या फिर जो है हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, ऐसा किस में कहा गया है? अनुच्छेद 210 में कहा गया है। और आगे कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष या फिर जो है विधान परिषद का जो सभापति होता है वो ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, जैसे अभी आपने क्या देखा यहाँ पर, जैसे आपने देखा अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 में देखा कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अंग्रेजी में अपनी बात प्रकट करने के लिए असमर्थ है, ठीक है, तो वहां पर जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो क्या करेगा कि उस व्यक्ति को जो है अपनी मातृभाषा में जो है बोलने की अनुमति देगा, यानी कि हमारी मातृभाषा हिंदी में जो है बोलने के लिए हमें अनुमति मिल सकती है। ठीक है, तो सेम वही बात यहाँ पर कही गई है। अनुच्छेद 210 में कहा गया है कि यदि जो है कहा गया है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है या विधान परिषद का जो सभापति है ऐसे किसी सदस्य को या फिर जो है व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में भी जो है विचार जो है अपने विचार नहीं प्रकट कर सकता है, अपनी बात को जो है नहीं कह सकता है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? भाषा के संबंधी क्या प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पर कहा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपके लिए। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी, जिसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त कहा गया है कि संघ के शासकीय जो कार्य हैं, मान लीजिए हमारी जो राजभाषा है, कामकाज की जो भाषा है, तो वो क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो संघ के जो शासकीय कार्य है, जो शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली जो भाषा है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसी अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 343 में ही जो है ये भी संकेत दिया गया है, ये भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए यानी कि शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। ठीक है, इस बात को किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अनुच्छेद 344 में भाषा से संबंधित क्या प्रावधान दिए गए हैं? इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था करी गई है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद, ठीक है, जब हमारा संविधान लागू होता है तो उसके जो है 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर जो है सुझाव देगा। जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए और न्यायालयों में जो है हिंदी का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, हिंदी को जो है कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस बात के लिए जो है राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति जो है आयोग गठित करेगा। ठीक है, अंग्रेजी का प्रयोग जो है कहाँ और किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, इसकी भी बात कौन करेगा? राष्ट्रपति जो आयोग गठित करेगा उसमें जो है ये बात करी जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार कहा गया कि इसी प्रकार जो है आयोग संविधान के आरंभ से 10 वर्षों के बाद भी जो है गठित किया जाएगा। ये आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा हिंदी भाषी जो वर्ग है तो हिंदी भाषी वर्गों के हितों को जो है ध्यान में रखते हुए इस बात की जो है अनुशंसा करी जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 344 में ये बात जो है कही गई है और साथ ही ये कहा गया है कि आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति जो है राष्ट्रपति को राय देगी और राष्ट्रपति जो है पूरी रिपोर्ट या फिर जो है उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 344 में कहा गया है। अनुच्छेद 345 में भाषा संबंधी क्या प्रावधान दिए गए हैं? इसमें कहा गया है कि किसी राज्य, मान लीजिए कि कोई राज्य है, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा जो है उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली जो किन्हीं अन्य भाषाओं या फिर जो है हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार
कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत उसमें किया जाएगा। इस बात को किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 345 में कहा गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो संविधान के जो है किसी अन्य भाषाओं की या फिर जो है हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए इस बात को कहा गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर अंग्रेजी भाषा का मान लीजिए कि यदि किसी राज्य का जो विधानमंडल है वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो जो हमारी अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है वैसे ही किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 346 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि संघ के द्वारा जो निर्धारित भाषा है, ठीक है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी अन्य राज्य और संघ की सरकार के बीच में जो है पत्र आदि का जो, जैसे हम कोई पत्र वगैरह लिखते हैं ना, तो पत्र आदि की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी? यदि दो या फिर जो है अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहते हैं तो उसका प्रयोग जो है किया जा सकेगा, ऐसा अनुच्छेद 346 में कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 347 में अगर हम बात करें, अनुच्छेद 347 के अनुसार कहा गया है कि यदि किसी राज्य की जो जनसंख्या है, जनसंख्या का जो पर्याप्त भाग है, ज्यादातर जो भाग है, ये चाहता है कि उसके द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है उस राज्य में जो है दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी। और इसके लिए ये भी कहा गया कि लोकप्रिय मांग जो है की जाए। राष्ट्रपति जो है ये निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को भी जो है उस राज्य में सर्वत्र या फिर जो है उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह जो है निर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाएगी। ठीक है। तो ऐसा अनुच्छेद 347 में कहा गया है। भाषा से संबंधित अनुच्छेद 347 में ये प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 348, संविधान का अनुच्छेद 348। इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जब तक संसद विधि के द्वारा कोई और उपबंध ना करे तब तक जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो सभी जो कार्यवाहियां हैं, मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो कार्य हैं तो वो सब जो है सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी। ऐसा किसमें कहा गया? अनुच्छेद 348 में कहा गया। और इसके अलावा ये बात भी कही गई कि निम्नलिखित विषयों की प्राधिकरण पाठ जो है अंग्रेजी में ही होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 348 में कहा गया। अब यहाँ पर जो है कुछ और भी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि संसद के प्रत्येक सदन या फिर जो है किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाने वाली सभी विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन जो है इसमें किए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित सभी जो अधिनियम है और राष्ट्रपति या फिर जो है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश जो है किसमें? अनुच्छेद 348 में ये जारी किए जाएंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया, अनुच्छेद 348 में कहा गया कि संविधान के अधीन अथवा संसद या फिर जो है किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए जो सभी आदेश हैं, जो नियम है, वो जो विनियम है, वो उपविधियां हैं, वो सब जो है किसमें दी जाएंगे? अनुच्छेद 348 में ये बात करी गई है। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है, इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी राज्य का जो राज्यपाल है, राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी भाषा या फिर जो है उस राज्य में जो मान्य भाषा है उस भाषा का प्रयोग जो है प्राधिकृत कर सकेगा। कौन कर सकेगा? इसी अनुच्छेद 348 में कहा गया है। मान लीजिए कि किसी राज्य का राज्यपाल है, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है उसको आदेश देगा। राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुमति से वो राज्यपाल क्या कर सकता है कि उच्च न्यायालय की जो कार्यवाही है उस कार्यवाही के लिए हिंदी भाषा या फिर जो है उस राज्य की जो मान्यता प्राप्त जो भाषा है, मान्य भाषा है, उस भाषा का प्रयोग जो है किया जा सकेगा। पर ये बात जो है उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या फिर जो है आदेश पर लागू नहीं होगी। ठीक है। तो इस बात को भी यहाँ पर कहा गया है। आगे आता है आपका अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 349 में कहा गया है कि संसद यदि राजभाषा से संबंधित
संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी संसद को, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है आयोग की सिफारिश पर और उन सिफारिशों पर जो है गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही जो है अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसी बात अनुच्छेद 349 में कही गई है। इसके अलावा आता है आपका अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 350, और इसके अंतर्गत कहा गया है कि उन वर्गों पर जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा जो भाषाई आधार पर जो है अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, ठीक है। यानी कि जिनकी संख्या क्या है, कम है, जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों में आते हैं, तो उन वर्गों पर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऐसा किसमें कहा गया, अनुच्छेद 350 में कहा गया है। और इसी अनुच्छेद के अनुसार ही राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की जो है नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित जो है विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। और इसके साथ ही जो है जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, उन बच्चों की जो है प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की जो है पर्याप्त सुविधा भी सुनिश्चित करी जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसा किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 350 में कहा गया है। इसके अलावा आता है आपका अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है कि संघ का जो है ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, ठीक है, और उसका जो है विकास करे, ताकि वो जो है भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में जो है हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के। और 8वीं अनुसूची, यहाँ पर 8वीं अनुसूची है जो कि हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 14 भाषाएं थी जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पर कहा गया कि हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को जो है आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या फिर जो है वांछनीय हो, वहां पर कहा गया कि उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से गौरता जो है अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करी जाएगी। तो ऐसा किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 351 में कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर संविधान में कुल भाषाओं की अगर हम बात करें, अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है जैसे संशोधन कौन कौन से हुए हैं, कौन से संशोधन में कौन सी भाषा जुड़ी है, कब कौन सा संशोधन हुआ है, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो संविधान में अगर हम कुल भाषाओं की बात करें, अभी प्रेजेंट में वर्तमान समय में जो आपकी भाषाएं हैं, कुल भाषाएं जो है आपकी 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थीं, यहाँ पर ध्यान देना है, थी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो है हमारे संविधान में जो है कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ संशोधन होते हैं और उन संशोधनों में जो है आपकी जो अन्य भाषाएं हैं उनको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर संशोधनों की अगर हम बात करें तो संविधान के 21वें संशोधन, ध्यान देना है, 21वां संशोधन आपका कब होता है, 1967 में होता है। इसके अंतर्गत आपकी किसको जोड़ा जाता है, सिंधी को जोड़ा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधी को जो है कौन से, जो हमारी सिंधी भाषा है, इसको कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो सिंधी को जो 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, तो इसके अंतर्गत हमारी सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पर कितनी भाषाएं हो जाएंगी, 14 तो पहले से हैं, और 21वां संविधान संशोधन जब होता है तो सिंधी जुड़ जाती है, इसका मतलब फिर 15 भाषाएं आपकी हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अनुसूची में शामिल किया जाता है संविधान के 71वां जो संविधान संशोधन है, और 71वां संविधान संशोधन कब होता है, 1992 में होता है। तो 1992 के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो
पहला संशोधन आपका कब 21वां जो संशोधन होता है 1967 में होता है। दूसरा जो संशोधन होता है आपका कब होता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जिसमें 3 भाषाएं आपकी जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो सिंधी जो है आपकी 15वीं हो गई, और जो आपकी नेपाली है 16वीं, 17वीं मणिपुरी और 18वीं आपकी कौन सी हो गई, कोंकणी। ठीक है, तो अब यहाँ तक के जो 2 संशोधन होते हैं संविधान संशोधन, तो हमारी कितनी भाषाएं होती है, हो जाती है 18 भाषाएं होती है। फिर तीसरा संविधान संशोधन आपका होता है कौन सा, 92वां संविधान संशोधन। कब होता है, 2003 में होता है। और 2003 में जब ये 92वां संविधान संशोधन होता है तो इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 4 भाषाएं आपकी कौन सी हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, एक तो आपका मैथिली हो गया, डोंगरी हो गया, बोडो हो गया और संथाली हो गया। इन 4 भाषाओं को आपका किस में जोड़ा जाता है, संविधान के अनुच्छेद 52वें संविधान संशोधन में जो है 2003 में जोड़ी जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो पहला संविधान संशोधन होता है आपका 21वें में आपकी एक भाषा जोड़ी जाती है, और 71वां जो संविधान संशोधन होता है इसमें जो है आपकी कौन कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। ठीक है, और जो आपका तीसरा संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन, इसमें जो है आपकी 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर के जो हमारी भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस बात को यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद जो है मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के जो है आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 344 क्लॉज 1, इसमें क्या कहा गया है, क्लॉज 1 और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट जो है भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है, जो संख्या में कितनी बताई गई है, 22 बताई गई हैं। और 22 आपकी कौन कौन सी भाषाएं हैं, इसकी अगर हम बात करें तो आपकी असमिया है, नेपाली है। कई बार यहाँ पर ध्यान देना है, आप लोगों से पूछा जाता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, या फिर जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है। ठीक है, तो ये आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। तो असमिया है, नेपाली है, मणिपुरी है, बंगला है, ओडिया है, कश्मीरी है, सिंधी है जो कि आपके 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी जाती है, पंजाबी है, संस्कृत है। इसके अलावा जो है आपका हिंदी है, उर्दू है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, कोंकणी है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, बोडो है, मैथिली है, संथाली है और डोंगरी है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के जो भाषाएं हो जाती हैं आपकी 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में हो जाती हैं। ठीक है, इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूपों की अगर हम बात करें, जैसे अभी तक आप लोग क्या पढ़ते आए हैं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा पढ़ते आए हैं, है ना। तो हम यहाँ पर बात करते हैं राजभाषा क्या होता है। राजभाषा की अगर हम बात करें तो सन 1949 में जो है सी राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में जो है नेशनल लैंग्वेज के समानांतर जो है स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया है। किसने किया है, राजगोपालाचारी, सन 1949 में। ठीक है, इसीलिए जो है ये किसको, जो हमारी राजभाषा है इसको किसका, स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, संविधान सभा की कार्यवाही के जो है हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का ही अनुवाद जो है राजभाषा किया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि राजभाषा से तात्पर्य, राजभाषा का मतलब यहाँ पर यह है कि संविधान के द्वारा जो है सरकारी कामकाज की जो हमारी भाषा है, जो प्रशासन की जो भाषा है, जो संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए जो है किसका प्रयोग हमारा जो है इसी स्टेट लैंग्वेज यानी कि राजभाषा हमारी हिंदी का ही प्रयोग किया जाएगा। हमारी जो राजभाषा क्या है, हिंदी है, जिसकी लिपि देवनागरी है।
ठीक है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रगति की अगर हम बात करें तो संविधान के लागू होने के बाद जो राजभाषा है, राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो है जो कुछ यहाँ पर घटनाएं घटी उनके बारे में जो है यहाँ पर विचार किया गया है। तो पहला तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का आदेश जारी किया जाएगा। तो राष्ट्रपति का जब जो आदेश जारी होता है 1955 में 1955 में ये आदेश जारी किया जाता है कि जहां तक संभव हो सके जनता के साथ जो है पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को जो है अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए। पर साथ ही जो है ये बात भी कही गई कि अंग्रेजी पाठ ही जो है प्रामाणिक माना जाएगा। ठीक है, ऐसा किसमें कहा गया? राष्ट्रपति का आदेश जो 1955 में जो ये आदेश जारी किया गया था तब इस बात को कहा गया था, ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा यहाँ पर राजभाषा आयोग का गठन होता है 1955 में। ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार बाला साहेब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना करी। इस आयोग की अगर हम बात करें, इस आयोग में कहा गया कि राजभाषा के प्रयोग के बारे में जो है जो सुझाव दिए गए उसमें प्रमुख जो है यहाँ पर बताया गया कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की जो गति है वो तीव्र होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को जो है थोड़े हेर फेर के साथ जो है स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ऐसा किसमें कहा गया? ऐसा जो है राजभाषा आयोग 1955 में कहा गया। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इस आयोग में ये इस बात की भी जो है पुष्टि करी गई, कहा गया कि हिंदी क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को एक और भाषा विशेष रूप से दक्षिण भारत की भाषा जो है अवश्य सीखनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। हम उसको राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? राष्ट्रभाषा उसको कहते हैं जो ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो हिंदी ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते हैं हिंदी बोलना, हिंदी लिखना, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है हम स्टेट में कहीं हम जो है भारत में कहीं भी चले जाते हैं तो सभी लोग जो है हिंदी को बोलने समझने वाले मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो है कुछ राज्यों में हिंदी को जो है हिंदी बोलने समझने वाले जो है लोग हैं, ज्यादातर हिंदी बोली जाती है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। इस ये जो आयोग का गठन होता है, इस आयोग के 1955 में राजभाषा आयोग के गठन में ये बात भी कही गई है कि हिंदी क्षेत्र का जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को एक और जो है भाषा सीखनी चाहिए। और वो भाषा कौन सी? जो दक्षिण भारत की भाषा है, दक्षिण भारत की भाषा को जो है सीखनी चाहिए। इस बात को जो है इसी में कहा गया। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा दिया जाना चाहिए। ऐसा किसमें कहा गया? राजभाषा आयोग 1955 पे कहा गया। ठीक है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो है इस आयोग में ये बात भी कही गई, कहा गया कि प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर हिंदी का जो है कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए पुरस्कार और दंड की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इस बात को भी जो है इसी में कहा गया। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया, इस आयोग में कहा गया कि प्रतियोगी परीक्षाएं जो हमारी होती हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र जो है रखा जाना चाहिए। ठीक है, जो हिंदी है, हिंदी का जो है एक अनिवार्य जो है एक पेपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि हिंदी के विकास का दायित्व जो है सरकार की एक प्रशासकीय इकाई पर डालना चाहिए। इस आयोग में ये बात भी कही गई कि भारत की भाषाओं में निकटता लाने के प्रयास जो है करने चाहिए। साथ ही साथ जो है उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है किसमें कही गई? जो राजभाषा आयोग का गठन होता है, राजभाषा आयोग के गठन में जो है 1955 में इस बात को कहा गया। अब यहाँ पर अगली जो है आपका टॉपिक आता है संसदीय राजभाषा समिति।
इसमें क्या बातें कही गई हैं, इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें कहा गया कि इन सुझाव, ये जो सुझाव आपने पढ़े, तो इन सुझावों का जो परीक्षण है, परीक्षण करने का दायित्व जो है संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। समिति ने जो है 1959 में जो सुझाव दिए, वो सुझाव जो है यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं? कहा गया कि जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त न कर ले, तब तक जो है वे अंग्रेजी बेकार करते रहेंगे। ऐसा किसमें कहा गया? ऐसा जो है इन सुझावों में कहा गया, 1955 में जो सुझाव दिए गए उसमें कहा गया। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि 45 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सरकारी जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण से जो है छूट दे देनी चाहिए। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को जो है अंग्रेजी में ही रहना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें जो है ये भी कहा गया कि केंद्रीय सेवाओं में जो है परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही जो है बने रहने देना चाहिए, और 1965 के बाद ही जो है हिंदी जो है प्रधान भाषा हो जाए, इस बात को जो है 1955 में जो है कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दोनों जो सिफारिशें हैं, इन उपर्युक्त दोनों सिफारिशों पर जो है राष्ट्रपति का क्या आदेश था, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति का आदेश है कि राजभाषा आयोग तथा जो संसदीय राजभाषा समिति है, इन सिफारिशों पर जो है विचार करने के बाद राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया, उसके प्रमुख बिंदु जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या यहाँ पर जो है दिए हुए हैं, क्या कहा गया है कि 45 वर्ष से कम उम्र वाले जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण जो है अनिवार्य कर देना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए जो परीक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी बना रहे, इस बात को यहाँ पर कहा गया। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि धीरे धीरे जो है हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की व्यवस्था भी करी जानी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो इसमें यह भी कहा गया कि हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी जो शब्दावली है, उस शब्दावली के विकास के लिए एक स्थायी आयोग का निर्माण किया जाए, इस बात की भी पुष्टि इसमें करी गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है विधायी आयोग की स्थापना की जाए, विधि कोश का निर्माण किया जाए, ताकि विधि संबंधी जो शब्द है वो हिंदी में अनुदित हो सके, इस बात को भी यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय हिंदी के प्रचार की व्यवस्था करे, और इस कार्य में गैर सरकारी संस्थाओं की भी जो है मदद ली जा सकती है। राजकाज में जो हमारी भाषा है, राजकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए जो है गृह मंत्रालय योजना तैयार करे, इस बात को भी जो है यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम ये बात करें कि इस आदेश के तहत 2 आयोगों की स्थापना कर दी गई। अब ये 2 आयोग कौन कौन से हैं? यहाँ पर कहा गया कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। ठीक है, दूसरा आयोग यहाँ पर कौन सा है? विधायी आयोग, प्रशासनिक तथा विधि साहित्य का अनुवाद होने लगा, साथ ही जो है कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी जो है शुरू हो गई। इसके साथ साथ जो है हम यहाँ पर बात करते हैं राजभाषा अधिनियम 1963 और 1967 में जो है यथा संशोधित, फिर जो है ये संशोधित होता है। तो यहाँ पर राजभाषा अधिनियम की बात करें, इसमें क्या बातें कही गई हैं? इसमें यह कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की जो है एकमात्र राजभाषा बनना था, इस बात को इसमें जो है कहा गया है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कहा गया है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि पर इससे ठीक पहले की अगर हम बात करें, जो आहिंदी क्षेत्र थे जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती थी, तो आहिंदी क्षेत्रों विशेष रूप से पश्चिमी जो है बंगाल और तमिलनाडु में हिंदी विरोधी जो है आंदोलन प्रारंभ होते हैं, और ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने जो है आहिंदी भाषी जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों का जो है आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि हिंदी को जो है एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले आहिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती, तो आहिंदी क्षेत्रों की जो है सहमति प्राप्त की जाए, और इसी आश्वासन की पूर्ति के लिए जो है ये अधिनियम बनाया गया, जिसके प्रमुख जो है यहाँ पर प्रावधान भी दिए गए हैं। क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं? इसमें यह भी कहा गया कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अलावा
अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत वैसे ही जो है चलता रहेगा, ऐसा जो है इसमें कहा गया। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या फिर जो है किसी राज्य स्तरीय जो राजभाषा है, राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग जो है किया जा सकेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर और भी प्रावधान दिए गए हैं। कहा गया है कि संघ के संकल्पों और अधिसूचनाओं, विज्ञापनों आदि दस्तावेजों को ही जो है हिंदी और अंग्रेजी, यहाँ पर हिंदी कर लेना है आप लोगों को, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इस बात को भी कहा गया है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि जब तक जो अहिंदी भाषी राज्य हैं, जो अहिंदी भाषी जो क्षेत्र है, उन राज्यों में जो है अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेंगे, तब तक जो है अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम बात करें संकल्प की, संकल्प 1968 में इसमें क्या प्रावधान दिए गए, इसमें क्या बात कही गई है। 1967 के संशोधन के बाद जो अहिंदी भाषी राज्य हैं, तो उन राज्यों की चिंता तो समाप्त हो जाती है, लेकिन उन लोगों की चिंता बढ़ने लगती है जो देश की एकता के लिए जो है हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। तो ये बात जो है ये यहाँ पर जो है चिंता बढ़ जाती है। ठीक है, साथ ही साथ जो है ऐसी जो जटिल स्थिति है, इस स्थिति में जो है संसद के जो दोनों सदन है, उन दोनों सदनों में एक संकल्प जो है पारित किया गया, जिसके अनुसार यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है कि सरकार जो है हिंदी के तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसकी प्रगति की रिपोर्ट जो है प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत की जाएगी। इस बात को जो है यहाँ पर इस संकल्प में कहा गया है। ठीक है, संकल्प 1967 में। साथ ही साथ यहाँ पर यह बात भी कही गई है कि भारत सरकार राज्यों के सहयोग से जो है त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी। इसके अलावा हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, हमारे जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक अन्य भारतीय भाषा, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय भाषा का जो है अध्ययन अनिवार्य होगा। ऐसा जो है आपने ऊपर भी देखा कि एक जो है हिंदी के अलावा एक जो है अन्य भाषा जानना जो है जरूरी है, अन्य भाषा का जो है ज्ञान होना चाहिए, जो कि कौन सी भाषा, दक्षिण भारत की जो भाषा है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की भाषा जो है अनिवार्य होगी और अहिंदी भाषी जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का अध्ययन जो है अनिवार्य होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि केंद्रीय सेवा में भर्ती के लिए हिंदी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होगा। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया कि सरकार की जो 8वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची में उल्लिखित जो सभी 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं के जो है समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। इस बात को भी जो है यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका राजभाषा नियम 1976 आता है। इसमें क्या बात कही गई है, इसमें कहा गया कि भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वित करने का जो है दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा। इसके लिए जो है गृह मंत्रालय के अधीन जो है एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जो बाद में जो है स्वतंत्र रूप से राजभाषा विभाग हो गया और राजभाषा विभाग ने जो है सरकारी कामकाज की जो भाषा है, सरकारी कामकाज की जो है हिंदी प्रयोग को जो है सुनिश्चित करने के लिए 12 नियम यहाँ पर निर्धारित किए। अब ये 12 नियम कौन कौन से हैं? 12 नियम, इनमें से ये कहा गया कि देश भर के जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय हैं, उन कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया। अब ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो आपका का वर्ग है, एक आपका जो है का वर्ग है, और एक जो है आपका खा वर्ग है, खा वर्ग है, और एक जो है आपका कौन सा है, गा वर्ग है। अब यहाँ पर ये जो 12 नियम निर्धारित किए गए हैं, इनमें क्या बात कही गई है? इनमें कहा गया है कि जो आपका का वर्ग है, खा वर्ग है, जो आपका गा वर्ग है, तो का वर्ग में जो है वे राज्य आएंगे जिनकी पहली भाषा जो है हिंदी है। ठीक है, ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। ये जो है आपके किसके अंतर्गत आएंगे? ये जो है आपके का वर्ग के अंतर्गत आएंगे, जिनकी पहली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका खा वर्ग है, खा वर्ग के अंतर्गत जो है आपके कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? खा वर्ग के अंतर्गत वे राज्य आएंगे
जिनमें हिंदी समझी जाती है लेकिन पहली भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है। मान लीजिए कुछ बहुत से ऐसे स्टेट हैं तो जहां पर जो है हिंदी भाषा को समझ सकते हैं लेकिन उस भाषा को बोल नहीं सकते, उस भाषा को जो है ज्यादातर जो है हम लिख नहीं सकते हैं। तो खा वर्ग के अंतर्गत वो क्षेत्र आएंगे जहां पर हिंदी को समझ सकते हैं लेकिन हिंदी जो है पहली भाषा के रूप में प्रयोग नहीं होती है। इनमें प्रमुख है आपके राज्य कौन कौन से हैं? इनमें है आपका कौन कौन सा, एक मिनट यहाँ पर रुकिएगा। एक तो आपका पंजाब हो गया, इसके अलावा जो है आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और जो है केंद्र शासित प्रदेशों में जो है कौन कौन सा आपका चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो क्षेत्र है ना आपके किसके अंतर्गत आएंगे? ये क्षेत्र आएंगे आपके खा वर्ग के अंतर्गत। जहां पर खा वर्ग के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं, जो खा वर्ग के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ के लोग जो है जहाँ पर जो है जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेशों में से जो है आपका चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये सब जो है आपके खा वर्ग के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो है आपका तीसरा वर्ग है, तीसरा कौन सा? आपका गा वर्ग। गा वर्ग में जो है से सभी राज्य, इन का वर्ग के अंतर्गत जो राज्य आते हैं और जो आपका जो है खा वर्ग के अंतर्गत जो राज्य आते हैं, इसके अलावा बाकी के बचे हुए जो आपके राज्य हैं, तो से सभी जो राज्य हैं इन राज्यों में प्रायः कौन कौन से आपका हिंदी नहीं समझी जाती है। ये राज्य है कौन कौन से आपके? ये राज्य है आपका पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्य तथा दक्षिण भारत के जो है चारों राज्य। ठीक है, ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? ये राज्य जो है आपके गा वर्ग के अंतर्गत आएंगे। अभी पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको जब राजभाषा समझा रही थी तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया? यही बताया ना कि आपके मन में जो है जरूर आपको ऐसा लगेगा कि हिंदी तो सबको ही बोल सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पर का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्गों में आपने देख लिया कि हमारे जो ये तीन वर्ग है ना, तीन वर्गों में एक तो आपका जो का वर्ग है, का वर्ग में ऐसा है कि जो जिनकी पहली भाषा जो है हिंदी है। खा वर्ग में ऐसा है कि हिंदी को जो है समझ सकते हैं लेकिन उस भाषा वो उनकी जो है पहली भाषा हिंदी नहीं होनी चाहिए। और गा वर्ग में जो है आपका आता है कि जहां पर जो है हिंदी को बोलने समझने वाले लोग नहीं हैं, हिंदी जो है समझी नहीं जाती है, तो वो जो है आपके इसके अंतर्गत कौन कौन से? आपका जो दक्षिण भारत के राज्य हो गए, चारों राज्य। दक्षिण भारत में जो है वहां पर आप पहुंच जाएंगे तो हिंदी को जो है नहीं समझ सकेंगे। अगर आप वहीं पर अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी को समझने वाले लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जहां पर हिंदी नहीं समझी जाती है तो वो आपके पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी जो राज्य हैं ये सब जो है आपके गा वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपके जो दक्षिण भारत के चारों राज्य हैं तो ये सब जो है आपके गा वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो है आपका अगला पॉइंट है का क्षेत्र के पत्रों आदि के लिए जो है निश्चित किया गया कि उनमें जो है हिंदी का प्रयोग किया जाए। जो का वर्ग के जो आपके का वर्ग के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं ना आपके, तो यहाँ पर यह निश्चित किया गया कि जो पत्रों आदि की जो भाषा है, हमारे जो पत्र व्यवहार की भाषा है, उसके लिए जो है हिंदी का प्रयोग किया जाए, ऐसा जो है इसमें सुनिश्चित किया गया। अगर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा तो साथ में जो है हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा और खान क्षेत्र के साथ जो है पत्राचार समानता हिंदी में हो तथा गा क्षेत्र के साथ जो है पत्राचार अंग्रेजी में ही होता रहेगा, ऐसा जो है इन तीनों क्षेत्रों में कहा गया। तो यहाँ पर आप लोगों को का क्षेत्र और जो खा वर्ग है और जो आपका गा वर्ग है, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? इसमें कहा गया कि जो हमारा पत्र व्यवहार है वो किसमें? हिंदी में होगा। ठीक है, हिंदी में होगा। इसके अलावा जो है आपका खा क्षेत्र में क्या कहा गया? खा क्षेत्र के साथ कहा गया कि पत्राचार समान रूप से हिंदी में होगा। ठीक है, ये बात भी जो है यहाँ पर आपकी कही गई है, हिंदी में होगा। साथ ही साथ जो है गा क्षेत्र में क्या कहा गया कि गा क्षेत्र के साथ जो पत्र व्यवहार है, पत्राचार आपका किसमें होगा? अंग्रेजी में होगा। ठीक है, अंग्रेजी में होगा। तो ऐसी बात जो है यहाँ पर कही गई है। इसके बाद जो है अगला यहाँ पर जो नियम है,
अगला जो प्रावधान दिया गया है, क्या कहा गया है कि हिंदी में कहीं से प्राप्त पत्र का उत्तर जो है हिंदी में ही देना होगा। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि सभी दस्तावेज जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ साथ जो है निकाले जाएंगे। इसका उत्तरदायित्व तो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार के जो सभी फॉर्म है, ठीक है, और नाम पट्टे हैं, सूचना पट्टे हैं, जो पत्र शीर्ष है, जो मुहरे हैं आदि, ये सभी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। इस बात को भी जो है यहाँ पर कहा गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि प्रत्येक जो कार्यालय है उस कार्यालय के प्रधान का ये दायित्व होगा, यह दायित्व बनता है कि वो जो है भाषा संबंधी नियमों और आदेशों का जो है अनुपालन कराए, जांच पड़ताल जो है करता रहे। ऐसा जो है प्रत्येक कार्यालय के प्रधान या प्रधान का ये दायित्व रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है अनुच्छेद 1976 के बाद राजभाषा की प्रगति, इसमें अगर हम बात करें तो 1976 से अब तक की अगर हम बात करते हैं ना, तो राजभाषा की प्रगति का जो है विश्लेषण कई मंत्रालयों के अनुसार जो है किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो भारत सरकार के 3 मंत्रालय कौन कौन से राजभाषा संबंधी कार्यों में जो है संलग्न है। अब ये 3 मंत्रालय है आपके, एक तो आपका गृह मंत्रालय हो गया जो कि राजभाषा विभाग, इसके अलावा जो है आपका विधि मंत्रालय हो गया, और आपका तीसरा मंत्रालय कौन सा हो गया, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो इस बात को किसमें कहा गया है, 1976 से के बाद जो राजभाषा की प्रगति है इसमें कहा गया है कि अब तक जो राजभाषा की प्रगति है इसका विश्लेषण कई मंत्रालयों में से, जो कि आपके 3 मंत्रालय हैं, इन 3 मंत्रालयों में जो है राजभाषा संबंधी कार्यों में जो है ये संलग्न रहे हैं। और इन तीनों मंत्रालयों के बारे में आप लोगों को ध्यान देना है। पूछा जा सकता है कि कौन कौन से 3 मंत्रालय हैं, तो एक तो आपका गृह मंत्रालय है, और दूसरा जो है आपका विधि मंत्रालय है, तीसरा जो है आपका शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, इसकी अगर हम बात करें तो राजभाषा विभाग जो है प्रत्येक वर्ष अपने उद्देश्य तय करता है तथा सभी मंत्रालयों पर जो है उद्देश्य पूरे करने के लिए जो है दबाव बनाता है, और वर्ष के कार्यक्रमों में कई बातों पर जो है ध्यान दिया जाता है। जैसे कितने प्रतिशत कर्मचारी जो है हिंदी में काम करने लगे हैं, कितने जो है टंकण और अश्वलिपिक जो है अपने तकनीकी ज्ञान का हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं, हिंदी के लिए जो है काम करने वाली स्वैच्छिक जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं ने कितने कार्य संपन्न किए हैं। इस बात को जो है गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग इस बात की जो है जानकारी रखता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर ये भी साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि ये विभाग जो है हिंदी नहीं जानने वाले जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जो है चलाता है। साथ ही साथ जिसके लिए इस विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी करी जाती है। इसके द्वारा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए जो है 3 पाठ्यक्रम कौन कौन से आपके प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसी विभाग के अंतर्गत ही केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी जो है की जाती है, जिसका कार्य होता है प्रशासनिक प्रकार के प्रत्येक जो साहित्य है उस साहित्य का अनुवाद करना, और ब्यूरो सरकारी सामग्री के अलावा जो है सार्वजनिक उपकरणों, प्रतिष्ठानों तथा बैंकों की जो सामग्री है उस सामग्री का भी जो है अनुवाद करता है। ये बात जो है यहाँ पर, इनके अलावा अगर हम बात करें तो अनुवादकों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी जो है इसी मंत्रालय के द्वारा ही सौंपा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग जान लीजिए कि इस मंत्रालय जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है क्या क्या कार्य किए जाते हैं। साथ ही साथ जो है राजभाषा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये जो है केंद्रीय हिंदी समिति और मंत्रालयों की जो है हिंदी समितियों की बैठकों का आयोजन करके जो है उनमें तालमेल बैठाता है। ये इस मंत्रालय के द्वारा नगर राज्य भाषा कार्यान्वयन समितियों के कामकाज को जो है निर्धारित करता है, इसी मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो है जो अन्य मंत्रालय है उन अन्य मंत्रालयों के द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके साथ जो है संपर्क बनाए रख करके राजभाषा के विधि विकास में जो है आने वाली जो सभी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास भी इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है।
तो ये रही बात जो है आपकी किसकी, राजभाषा की। अब यहाँ पर जो है आपका आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होता है, जिस भाषा का प्रयोग जो है ज्यादातर लोगों के द्वारा किया जाता है, जो भाषा जो है ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य किसी देश की उस भाषा से है जिसे यहाँ के अधिकांश लोग बोलते हैं, यानी कि बात वही है, ज्यादातर लोगों के, अधिकांश लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ जो है उसका सांस्कृतिक और भावात्मक जुड़ाव होता है, उसको क्या कहा जाता है, वो जो है हमारी राष्ट्रभाषा होती है, ना कि राजभाषा, ठीक है। राष्ट्रभाषा की जो है यहाँ पर कुछ कसौटियां हैं। क्या कसौटियां हैं इसकी अगर हम बात करें तो वो जो है भाषा देश की सभी या फिर जो है अधिकतम व्यक्तियों के द्वारा बोली जा सकती है। जैसे कौन सी भाषा, अंग्रेजी। जैसे कौन सी भाषा, अंग्रेजी। देखिए ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाने वाली अगर हम भाषा की बात करें तो वो चीनी भाषा है, मंडारिन, ठीक है। तो मंडारिन को जो है पहला यहाँ पर कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो है जो चीनी भाषा है मंडारिन, मंडारिन जो है पहला स्थान है। दूसरे में जो है आपका अंग्रेजी को रखा गया है, तीसरे में जो है आपका हिंदी को रखा गया है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि वो भाषा देश के सभी या फिर जो है अधिकतम व्यक्तियों के द्वारा बोली जा सकती है, वो आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। उसे बोलने वाले देश के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि जो है विभिन्न यानी कि अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं, ताकि वो भाषा जो है पूरे देश में संपर्क सूत्र स्थापित करने में सक्षम हो सके, ठीक है। इसके अलावा जो है जो राष्ट्रभाषा होती है वो भाषा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो, अर्थात देश के विभिन्न सांस्कृतिक पक्षों की अभिव्यक्ति उसमें जो है हो पाती है। इस बात को भी ध्यान देना है, जो राष्ट्रभाषा होती है उसका जो शब्द भंडार है वो इतना व्यापक होता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो है प्रचलित शब्दावली उसमें शामिल हो सके। उसमें ये प्रवृत्ति भी होनी चाहिए कि देश की भाषाओं के अन्य जो शब्द है उन शब्दों को वो सहजता पूर्वक जो है शामिल करे, ना कि जो है उससे परहेज करे, ठीक है। तो वो आपकी क्या होती है, राष्ट्रभाषा। इसी के साथ साथ जो है उस भाषा का व्याकरण सरल होना चाहिए, ताकि देश के अन्य हिस्सों के जो निवासी हैं वो निवासी यदि उसे सीखना चाहते हैं तो सीखने की प्रक्रिया जो है कठिन ना हो। तो उस भाषा का जो व्याकरण है वो सरल होना चाहिए, ठीक है। इस बात को भी यहाँ पर कहा गया है। इसी के साथ साथ जो है उसकी जो ध्वनि संरचना की बात करें तो उसकी जो ध्वनि संरचना है वो व्यापक तथा लचीली होनी चाहिए। यदि अन्य भाषाओं की कुछ ध्वनियां उसमें प्रयुक्त ना होती हो तो उन्हें जो है स्वीकार करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। इसी के साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि उसकी लिपि जो है राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए, अर्थात ऐसी लिपि होनी चाहिए जिसमें देश की सभी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले ध्वनि संकेत लिखे जा सके। तो जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसकी जो लिपि होनी चाहिए राष्ट्रीय होनी चाहिए, ठीक है। जो राष्ट्रभाषा होती है उस भाषा में साहित्य की रचना व्यापक तौर पर हुई हो तथा साहित्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में रचा गया हो, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा। उस भाषा में जो है राष्ट्र के प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय जो सहभागिता हो, अर्थात कह सकते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक विकास की प्रक्रिया में भी जो है सक्रिय भूमिका निभाई जा सके, वो जो है आपका क्या होना चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ठीक है। अब जो आपकी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की ऐतिहासिक विकास यात्रा, हिंदी के अगर हम विकास यात्रा की बात करते हैं ना, तो आप लोग जो है आपके यूनिट 2 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है आप आदिकाल पढ़ेंगे, भक्तिकाल पढ़ेंगे, रीतिकाल पढ़ेंगे, तो ये सब जो है आप वहां पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा के रूप में अगर हम हिंदी की ऐतिहासिक विकास यात्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर हिंदी का जो ऐतिहासिक विकास यात्रा कैसे होती है, आदिकाल और भक्तिकाल का साहित्य सिर्फ हिंदी प्रदेशों में ही नहीं बल्कि जो है हिंदीतर जो प्रदेश है उन प्रदेशों में भी जो है रचा गया है। जब मैं आप लोगों को यूनिट 2 पढ़ाऊंगी आपके सिलेबस की, जहाँ पर सबसे पहले जो है आदिकाल वगैरह पढ़ाऊंगी, तो वहां पर जो है मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी का विकास जो है कैसे होता है, ठीक है। हिंदी का विकास जो है हमारे साहित्य रचना जो है कैसे करी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपका दूसरा है, हमारे देश के सामाजिक विकास में 2 आंदोलनों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। अब ये 2 आंदोलन कौन कौन से रहे, एक तो आपका भक्ति आंदोलन जो कि आप यूनिट 2 में ही पढ़ने वाले हैं, और स्वतंत्रता आंदोलन। इन दोनों
आंदोलनों की जो है सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस चीज को भी ध्यान देना है। ये दोनों आंदोलन हिंदी के माध्यम से जो है संपन्न हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रवादी प्रकृतियां उभरने लगी हैं और सन 1956 ईस्वी में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। अब आपसे कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ है, तो कब होता है? 1953 में होता है। 1953 के बाद आज तक राष्ट्रभाषा का मुद्दा कभी जो है प्रभावी ढंग से नहीं उठ सका है, तो ये बात जो है यहाँ पर कही गई है। साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, इसकी अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो है राष्ट्रभाषा की आवश्यकता किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता की जागृति के अछूतता के लिए जो है होती है। हमारे देश में अगर हम बात करें तो अकबर के समय से लेकर के लगभग 3 शताब्दियों तक की अगर हम बात करें ना, तो उस टाइम पर जो हमारी राजभाषा हुआ करती थी, तो मुगल काल में जो हमारी राजभाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी। ठीक है, तो फारसी अकबर के समय में जो है राजभाषा हमारी फारसी रही है और सन 1833 के बाद से जो है निचले स्तर पर उर्दू और फिर इसके बाद जो है उच्च स्तर पर जो है अंग्रेजी राजभाषा रही है, परंतु सारे देश की जो संपर्क भाषा है वो हिंदी ही रही है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है राजभाषा का दर्जा किसको मिला है, तो सबसे पहले जो है आपका फारसी, अकबर काल की अगर हम बात करें, अकबर के समय से ही जो है फारसी हमारी राजभाषा रही है उस टाइम पर। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपका 1833 के बाद निचले स्तर पर जो है आपका उर्दू रही है और फिर उच्च स्तर पर जो है आपका अंग्रेजी रही है। ठीक है, लेकिन हमारी जो संपर्क भाषा है, सारे देश की जो संपर्क भाषा है वो क्या रही है? कौन सी रही है? हिंदी ही रही है। ठीक है, हमारी हिंदी ही रही है। इसके बाद जो है 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो है फोर्ट विलियम कॉलेज एवं सामाजिक धार्मिक नवजागरण ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई जो है संस्थाओं का गठन किया जाता है। ठीक है, सबसे प्रमुख है अगर हम बात करें तो राजनीतिक संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने जो है राष्ट्रीय चेतना के जागरण के लिए एक भाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए जो है इसके लिए हिंदी को उपयुक्त बताया है। ठीक है, इसी के साथ साथ कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया। ये प्रस्ताव स्वीकार हुआ कि कांग्रेस जो है अपने सभी जो कार्य है उन कार्यों में प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी का प्रयोग करेगा। ऐसा जो है कब कहा गया? 1925 के जो है कानपुर अधिवेशन में कहा गया। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है 1864 ईस्वी में बम्बई फ्री चर्च कॉलेज के प्राध्यापक श्री पेटे ने जो है राष्ट्रभाषा नामक मराठी पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि भारत के लिए एक भाषा की आवश्यकता की बात इन्होंने कही। ठीक है, और उनके मत से जो है हिंदी इस दृष्टि से खरी उतरती है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या मानना है? ये कहते हैं कि 1936 ईस्वी में जो है हिंदी वर्ग का आरंभ किया जाता है और काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नामक जो है संस्था स्थापित की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी या हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय एकता की आवश्यक शर्त यादी इसमें क्या बताया कि यदि हम जो है हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वो जो है दिन दूर नहीं जब जो है भारत स्वाधीन होगा और उसकी जो है राष्ट्रभाषा होगी कौन सी? हिंदी। ऐसा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने जो है हिंदी हिंदुस्तानी को जो है राष्ट्रीय एकता की आवश्यक शर्त बताते हुए जो है ये कथन जो है ये इस बात को इन्होंने कहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सन 1918 ईस्वी में कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन में क्या बात कही गई है? इसमें जो है कहा गया कि गांधी जी ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया है। क्या मत व्यक्त किया है? इन्होंने कहा है कि हिंदी ही जो है हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। वे मानते थे हिंदी का प्रश्न जो है स्वराज्य का प्रश्न है। इस बात को जो है कौन कहता है? गांधी जी के द्वारा जो है यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित करी जाती हैं।
सन 1925 ईस्वी में ही जो है सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण वाले जो दक्षिणवर्ती जो हमारे क्षेत्र है, दक्षिण वालों को जो है हिंदी सीखने की सीख दी जाती है। और उनका कहना होता है, क्या कहना होता है कि हिंदी भारत की जो है राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में जो है राजभाषा भी होगी। ठीक है, ऐसा जो है कहा था। इसके अलावा जो है उन्होंने 1937 ईस्वी में मद्रास में संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन जो संपन्न होता है, उस सम्मेलन में जो है ये प्रस्ताव रखा जाता है उनके द्वारा कि कांग्रेस की सारी जो कार्यवाही है वो किस में होंगी, हिंदी में होंगी। ठीक है, इस बात को यहाँ पर कहा जाता है। इसके बाद जो है आपका अगला आता है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा आपकी क्या होती है, यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, संपर्क भाषा की बात करें तो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राजभाषा और जो राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त एक अन्य शब्द जो है संपर्क भाषा का प्रयोग जो है हिंदी के संबंध में अक्सर होने लगता है। अब ये कौन सा है, इसकी अगर हम बात करें तो संपर्क भाषा का अर्थ होता है ऐसी भाषा जो विभिन्न भाषिक जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र का जो है कार्य करे, और साथ ही साथ जो है स्वाभाविक रूप से हिंदी सारे देश में संपर्क भाषा का कार्य करती रही। इस बात को जो है यहाँ पर कहा गया, ये जो है आपकी संपर्क भाषा होती है। संपर्क भाषा जो है राष्ट्रभाषा में अंतर है। जिन देशों में जो है भाषिक वैविध्य कम होता है वहां पर जो है संपर्क भाषा की आवश्यकता कम हो जाती है, तथा जो है जो हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा ही जो है संपर्क भाषा का कार्य करती है, कार्य संभालती है। ठीक है, वर्तमान समय में अगर हम आज के समय में बात करें तो वर्तमान समय में प्राय राजनीतिक आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये विचार जो है स्वीकार किया जा चुका है कि हिंदी जो है भारत की संपर्क भाषा है, ऐसा जो है कहा जाता है। वो जो है भारत की राष्ट्रभाषा भी है, किंतु उसके साथ साथ जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी जो भाषाएं हैं वो राष्ट्रभाषाएं अथवा राष्ट्र की भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान देना है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है, कहीं कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं, वहां पर जो है आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पर जो है आप लोगों को रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, इसी हमारे यूट्यूब चैनल पर ही सिलेक्शन अड्डा में ही वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो वहां पर जो है आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां से जाकर के जो है आपको क्या करना है कि पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर लेनी है, और साथ ही साथ जो है आप लोगों को क्लासेस की लिंक भी मिल जाएगी। इसी तरह हमारी क्लासेस करने के लिए आप लोगों को इसी हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं वो जो है आप लोगों को मिल सके। क्योंकि अभी जो है आप लोगों की जैसे बहुत लोगों का जो है पॉलिटी रहता है जो सेकंड पेपर, तो पॉलिटी की भी जो है क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो गई हैं, जो कि निशा मैम ने जो है सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद जो है आपकी आगे आने वाली जो क्लासेस है वो जो है स्टार्ट करी जाएंगी। और जो आपका फर्स्ट पेपर होता है जो आप सबके लिए कंपलसरी होता है, तो फर्स्ट पेपर की भी क्लासेस आप लोगों की जल्द मिलने लगेंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोगों के पास जो है नोटिफिकेशन आ सके, और आप सभी को जो है अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आकर के जुड़ सके। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों की रेगुलर क्लासेस होंगी, और कोशिश जो है यही करी जा रही है मेरी तरफ से कि एक क्लास जो है डेली आप लोगों की 3 क्लासेस हो, क्योंकि अभी जो थोड़ा अभी आप लोगों के पास 1-1.5 महीने का टाइम है, तो आप जो है अपनी तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है, तो एक जो है आप लोगों की प्रैक्टिस सेट की क्लास होगी, उसका टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगी, उसका टाइम जो है निर्धारित किया जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। और 2 क्लासेस आप लोगों की थ्योरी की होंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो है जो हमारी कोशिश है जल्द से जल्द कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को।